लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में रही मजबूती और भारतीय बाजारों में है रेंज का कारोबार। कल है मंथली एक्सपायरी और इससे ठीक पहले आज फिर से हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के हैं आसार के रेंज में ही फंसे रहेंगे, बाहर निकलेंगे और अगर रेंज में रहेंगे तो ट्रेडिंग के मौके कहां बनेंगे आपके लिए। कैसा रहेगा आज का सेशन और क्या करें आप, इसी पर होगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो अनिल जी मिड वीक सेशन वेडनेसडे को होता है, बट क्योंकि ये छोटा हफ्ता है और कल ही एक्सपायरी है तो आज ही मिड वीक भी मान लेते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आज मिड वीक सेशन दीप रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। और दीप मिड हॉलीडे सेशन भी आने वाला है। मिड हॉलीडे से फ्राइडे को, उसी का दो छुट्टियों के बीच में हॉलीडे सेशन भी होगा। लेकिन चलिए आज मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी होती दिखी है। डबल सेंचुरी मारने के मूड में रहा डाउ। नेस्डैक जरूर 55 पॉइंट घटा है, लेकिन कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स उछल कर आती हुई दिखी है, फिर से मजबूती के साथ बढ़ी है, लेकिन डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि दोनों अलग दिशाओं में जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखा है। कच्चा तेल थोड़ा फिर से चिंता बढ़ाता हुआ $78 के आसपास जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से 4% की मजबूती वहां पर आई और SGX निफ्टी हल्की मजबूती के साथ हरे निशान में ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए आज का पूरा रुझान। तो कुल मिलाकर 50 पॉइंट की तेजी वहां पर आपको इस वक्त नजर आएगी। अनिल जी, रोज ही हम देख रहे हैं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से स्पेशली, एक तो खबरों के लिहाज से, दूसरा एक्शन के लिहाज से थोड़ी ये स्टेबिलिटी हमें ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। हालांकि फ्राइडे को हमने देखा कि डॉइच बैंक 8.5% टूटा, यूरोप के बैंक्स में संकट थी, बट अमेरिकी बाजार डेज हाई पर आपको बंद होते हुए दिखे। 3 दिन से डाउ आपको पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहा है। वहां के बैंकिंग सेक्टर में साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहे हैं। जो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने कल SVB को खरीद लिया, एक ही दिन में फर्स्ट सिटीजन बैंक का शेयर 53% दौड़ते दिखा। बाकी रीजनल बैंक्स में भी अच्छी मूव दिखी। तो समझ लें सर कि एटलीस्ट जो एक संकट थी बैंक्स की वजह से, जो एक डर आया था बाजार में, वो फिलहाल थम गया है पिछले कुछ दिनों के एक्शन से, समझना चाहिए। और 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें हुई अमेरिका में जिसका जिक्र करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये दीप कि कोई बुरी खबर आ नहीं रही है। दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये कि सरकार और सेंट्रल बैंक आकर गारंटी करे कि डिपॉजिट सेफ है, हम बैंक डूबने नहीं देंगे। और दूसरा, वो तुरंत कितना जल्दी उस नहीं डूबने वाली प्रोसेस या फिर उसको कंटिन्यू करने वाली प्रोसेस को जल्दी करते हैं। जो कमाल किया है, जो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा है SVB को, जो डील इतनी तेजी से और इतने कम समय में हुई, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीद लिया अपने से दुगनी साइज का बैंक, करेक्ट। यस सर। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने कमाल में 2 हफ्तों में पूरा काम कंप्लीट कर दिया फेड ने। ये बड़ी चीज़ है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ये जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम को हिलने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। ये कल मैसेज अमेरिकी बाजारों ने पढ़ा है। समय के सेशन में आप देखिए फिर से अमेरिका के बैंकिंग शेयर मजबूती के साथ ऊपर आने लगे हैं। और बैंक्स में मजबूती लौटना, बैंक इस समय अगर अमेरिका में सबसे ज़्यादा रिस्की कोई शेयर है तो बैंक शेयर है, करेक्ट। और अगर बैंकिंग शेयरों में खरीदारी लौटती है, ये कॉन्फिडेंस आता है, ये अमेरिका के लिए अच्छा है। हालांकि गारंटी से कोई कह नहीं सकता कि आगे किसी और बैंक का नंबर नहीं लगेगा, कोई खराब खबर नहीं आएगी, वो तो किसी को पता नहीं। जो पता नहीं उसके बेसिस पे तो आप अंदाजा लगाकर अच्छा या बुरा सोचना चाहें, आपकी मर्जी है। लेकिन जो पता है उसी के बेसिस पे आप विश्लेषण कर सकते हैं। और उसमें क्लियर कट ये दिख रहा है कि अमेरिका के फेड ने और अमेरिका की सरकार ने SVB को बचाने के लिहाज से जो पहले दिन से आज तक जो कदम लिए और जिस स्पीड से लिए और जितने कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले लिए, वो अमेरिकी बाजारों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही वजह कि लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद होते दिखे। सो मेरे ख्याल से हो सकता है अगर कोई बुरी खबर ना आए तो हफ्ते भर में हम ये कहेंगे कि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का मामला था, मार्च तक का मामला था, अप्रैल में इनको क्या याद करना, छोड़ो आगे बढ़ो। सो ये संभावना बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और बाकी तो रहा सवाल, डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आया ही है, थोड़ा ठीक है। कच्चा तेल थोड़े अलग कारणों की वजह से ऊपर आया है, तो वो थोड़ा बहुत ठीक है, $75 के आसपास सपोर्ट लेता ही लेता है। बॉन्ड यील्ड जरा सा बढ़कर जरूर आई है, जिसमें बुलाट साहब ने कहा कि अभी और ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली छोटी समस्या को संभाल कर बड़ी समस्या की तरफ अमेरिकी बाजारों को आगे बढ़ना है। ये वो बड़ी समस्या महंगाई को नीचे लाने की है। तो लेट्स सी महंगाई कब तक नीचे आती है। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएटली आपके सामने जो बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का काम अमेरिका बखूबी कर रहा है, ये साफ संकेत दिख रहे हैं। सो मैं अमेरिकी बाजारों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हूँ दीप, और मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार थोड़े से बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट होते दिख रहे हैं। रिस्क एक ही है, कहीं कोई और नया बैंक ना उड़ जाए, जो मुझे तो नहीं पता,
अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल उसमें मंदी करिए, और आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि हो सकता है तो तेजी मत करिए, और आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप तेजी करिए। तीनों ऑप्शन आपके पास, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो चीज़ नहीं पता है वो नहीं पता है, और नहीं पता है अल्टीमेटली आप आज जब कोई खरीदारी करते हैं, जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं या जैसे कोई पैसा निवेश करते हैं, आप ढेर सारी अनिश्चितताओं को आगे करके ट्रेड या इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो होंगी। करेक्ट। तो आज आप कभी भी करते हैं, कई बार चीज़ें आपको ये अंदाजा हो सकता है कि हो सकती है, कई बार तो ये भी अंदाजा नहीं हो सकता कि ऐसी हो सकती है, जैसे एसयूवी उड़ सकता है तो अंदाजा भी नहीं था। करेक्ट। सो कई बार अंदाजा होता है, कई बार नहीं होता। तो इस वक्त सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा अंदाजा है कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम एक दो और नए कंकाल निकाल सकता है अंदर से, तो वो अंदाजा है। पहले तो ये अंदाजा भी नहीं था। तो ये अपना अपना व्यू है, बट मेरा ये समझना है कि जिस तरह के संकेत फेड से मिल रहे हैं, जिस तरह से एक्शन होता हुआ दिख रहा है, समस्याएं बड़ी नहीं होंगी। सी अल्टीमेटली बैंक तभी उठते हैं या तो जिन्होंने उनसे पैसा लिया है वो दिवालिया हो जाए, डूब जाए, एनपीए हो जाए, पैसा वापस न लौट आए। और दूसरा ये कि इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट बैंकों का प्रॉपर ना हो, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो, यानी कि जितने समय के लिए आपने पैसा उधार ले रखा है और जितने समय के लिए देते हैं उनके पीरियड में अगर मिसमैच हो तो फिर कई बार ये होता है कि उस ब्याज दरों की बढ़ोतरी का नुकसान बैंकों को उठाना पड़ सकता है, जो एसवीबी के साथ हुआ। तो अभी इन दोनों ही सिचुएशन में, तो पहली वाली सिचुएशन तो आज है भी नहीं कि कोई इनके क्लाइंट दिवालिया हो रहे हों, या वो वाली समस्या कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्होंने रिटेल फंडिंग की है उनके लिए बढ़ती हुई ब्याज दरों में रिटेल वाले डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन आज तक मैंने देखा है कोई भी बैंक, जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है दीप, दुनिया भर में इस वजह से नहीं डूबा कि रिटेल ने उनका पैसा नहीं दिया। बैंक अगर डूबते तो बड़े लोग पैसा नहीं देते, उसकी वजह से डूबते हैं। अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है और ब्याज दरें बढ़ गई, हमने पहले ईएमआई की संख्या बढ़ा दी, उसके बावजूद हम भरने में मुश्किल आ रही है, हमारी 4 ईएमआई या 6 ईएमआई नहीं भरने से बैंक नहीं डूबेगा। बैंक डूबेगा तो उन लोगों से जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। करेक्ट। सो दुनिया भर में ट्रेंड यही है, रिटेल फंडिंग से बैंक मुश्किल से डूबते हैं, अनलेस कि आप बहुत ही बड़ा कर डालें, तब तो एक अलग बात है। सो आई थिंक ठीक है, अमेरिका थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, सेटल होता हुआ दिख रहा है, रिलीफ के संकेत वहाँ से हैं, आ रहे हैं 100%। तो अमेरिका अगर सेटल हो रहा है, रिलीफ के संकेत हैं। यूरोप भी हमने देखा कि एक वो फ्राइडे को निकाल दें तो यूरोप भी रिलेटिवली स्टेबल ही रहा है। कल वहाँ पे भी बैंक सीखते हैं। हम कब थोड़ा ये एक्शन दिखाएंगे अनिल जी, क्योंकि कल अब डाउ अच्छा था, ग्लोबल संकेत खराब नहीं थे, वीकेंड हमारा भी ठीक गया, कोई नेगेटिव खबर नहीं थी, अच्छा खुल के 17,000 के नीचे बंद हुए, ये क्या हुआ है? तो इस पर मैं आपको 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ जी। अगर आप तो हमारे बड़े जाने माने हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा साहब, आई डोंट नो सुना, उनकी 4 लाइनें बड़ी फेमस हुई थी और बहुत ही गजब के कवि। तो उसके ऊपर वैसी 4 लाइनें नहीं, मार्केट के ऊपर आज 4 लाइन में लिख कर आया हूँ, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली लाइन ये कि ट्रेडर्स के लिए बड़ी कमाई का मौका आ रहा है। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छी वाली और बड़ी कमाई का मौका आ रहा है, उसके लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए। ओ, बड़ी कमाई का मौका, अब मूव आ रही है, बड़ी कमाई का मौका आ रहा है। 10 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, डेटा बताता हूं जी। 10 दिन से निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में बंद हुआ है, नीचे 16,945, ऊपर 17,154, यानी कि 210 पॉइंट की रेंज में निफ्टी 10 दिन से बंद हो रहा है। और अगर ट्रेडिंग रेंज देखें तो 400 पॉइंट की रेंज 10 दिनों में रही है, 9 दिनों में। नीचे में 16,828, ऊपर में 17,224, यानी कि एग्जैक्टली 400 पॉइंट। बैंक निफ्टी आप देखिए पिछले 11 दिन से 950 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है, 39,050 के नीचे हम बंद नहीं हुए, 39,999 यानी कि 40,000 के ऊपर, यानी 1000 पॉइंट मान लीजिए, राउंड फिगर है, 1000 पॉइंट की रेंज में पिछले 11 दिनों से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। और पिछले 10 दिनों से बैंक निफ्टी की एक दिन की 38,600 की निकाल दें तो 1300 पॉइंट की रेंज रही है खाली। 1300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड करा है। मेरा ये मानना है कि अब इस रेंज से बाहर निकल के बड़े मूव की तैयारी है। ओके, तो अब बड़ी मूव आ रही है, अब बड़े मूव की तैयारी आ गई है। अब ये इसी हफ्ते हो जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते। अच्छा, ज्यादा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको व्यू बनाना है। व्यू ये बनाना है कि मुझे क्या करना है, मुझे तेजी करनी है या मंदी करनी है, आप व्यू बना लीजिए। रिस्क आपके सिर्फ 200 पॉइंट के, आप 17,000 पर बंद हुए हैं, ठीक है। 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे के रिस्क है, 1% के रिस्क, विच इज फेयर। 1% के रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर 200 पॉइंट के रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं तो आप बड़े मूव के लिए बड़ा ट्रेड करें,
बड़े मूव के लिए बड़ा बड़ा ट्रेड trade करें। ट्रेड भी बड़ा करना है, मूव भी बड़ा करना है, वो कॉन्फिडेंस लेना है। वो कॉन्फिडेंस आना है। तो बड़े मूव के लिए बड़ा ट्रेड करना है, रिस्क 200 पॉइंट की। आप ये सोचिए कि मेरा 200 पॉइंट गए और वो 200 पॉइंट जाए, वो आपकी संभालने की, निभाने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 200 पॉइंट की रिस्क लेने को तैयार हूं। अगर आप 200 पॉइंट की रिस्क यानी कि लगभग 1% की रिस्क निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लेने को तैयार है, तो आप 4 से 5, 3 से 5% तक का आप कमाई करने के लिए तैयार हो जाइए। 3 से 5, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:5 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है। वाह, ये तैयारी है। इतना बड़ा। अब आपको क्या करना है? अब आपको मन बनाना है कि आपको तेजी करनी है या मंदी करनी है। अगर समझिए आपको तेजी करनी है, तो आपका 16,800 स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर कट। ठीक है, 16,800 टूटेगा तो हम समझेंगे हमारा व्यू खराब हो गया, गलत हो गया, हमने कैलकुलेटेड रिस्क ली थी, वो सही नहीं है, वो हम खत्म करते हैं। 16,800 के नीचे दिन के दौरान जाए या क्लोजिंग हो, जो भी आप समझो, प्रेफरेबली क्लोजिंग वाला होना चाहिए। कभी कभी क्लोजिंग के पहले बड़ा मुंह आ जाए तो आप इंट्राडे भी सोच सकते हैं, बट अगर 16,800 के नीचे बंद होता है, जो कि यहाँ से 185 पॉइंट नीचे 1%, 1%। ठीक है, 16,800 के नीचे बंद होता तो हम समझ लेंगे यार गलत हो गया, तेजी गलत सोचा था, मंदी सोचना चाहिए था। अगर आपका व्यू मंदी का है तो 17,250 का स्टॉप लॉस है आपका। अच्छा, 225, 250, तो मैं 17,250, यहाँ थोड़ा सा 250 पॉइंट समझ लिए, 17,250 का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। 17,250 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेगा, बंद होगा, तो मैं थैंक यू कर दूंगा, मेरी गलती हो गई, मंदी नहीं करनी चाहिए थी। समझ गया। आप किसी भी तरफ एक मन बना लें और आप अपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड करें, क्योंकि बाजार इस रेंज से बाहर निकल के बड़ा मूव देने को तैयार है। वो कल ही हो जाएगा, शुक्रवार तक होगा या अगले हफ्ते होगा, ये मैं टाइम से नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगली सीरीज में हो जाएगा, अप्रैल की सीरीज जो शुक्रवार से आपकी शुरू हो रही है। और अब आप बोलेंगे अनिल जी ये तो ठीक है, सब बता दिया, अब हम बनाएं किस तरफ? करेक्ट। भाई आप तो बोलो इधर भी बनाओ उधर भी, तो मैं किस तरफ बनाऊं? तो आपके पास उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप दोनों ही पुट और कॉल खरीद कर प्रीमियम लेकर आप दोनों तरफ का मुंह खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं, ताकि आपके प्रीमियम तो लगेगी नेचुरली, इस वक्त प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में करीबन आपकी प्रीमियम है इस वक्त 125 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में प्रीमियम करीबन 250 पौने 300 पॉइंट के। सो एक तरीका तो ये कि आप एक्सपायरी के दिन अगली सीरीज की प्रीमियम को ट्रेड करें। दूसरा तरीका ये, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि ट्रेड तेजी की तरफ का बनना चाहिए। ज्यादा बायस उस तरफ है, ज्यादा मतलब मैं तो, मेरा बायस तो उसी तरफ संभावना है, उस तरफ। तो मैं तो क्लियर कट तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की बात कहूंगा, भले ही मैं गलत हो जाऊं। तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है। 16,800 होगा तो ना आपको मुझे पूछना, ना इंतजार करना है कि अनिल जी आप बोलेंगे टीवी स्क्रीन पे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, निकल जाओ, निकल ही जाना है, निकल ही जाना है। सो 200 पॉइंट के रिस्क के साथ आप एक ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 38,900 या 39,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर लीजिए तेजी का। 39,050 के नीचे की आपको क्लोजिंग नहीं मिली है। 39,000 तो बैंक निफ्टी में भी कितना हुआ? 400 पॉइंट, 400 पॉइंट मतलब 1% की रिस्क वहां पर है। 39,000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे ट्रेड करें लॉन्ग साइड पर, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 40,000 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। समझ गया। 40,000 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको समझ जाना कि मैंने गलत ट्रेड कर दिया, शॉर्ट नहीं करना था, लॉन्ग करना था। तो दोनों ही में दीप मैं ये कहूँगा तेजी का ट्रेड लीजिए, आपको तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी का ट्रेड लीजिए। रिस्क वेल डिफाइंड है, 400 पॉइंट की रिस्क में। अब इसमें एक और तरीका बताना, या तो आप दोनों बड़े मुंह के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोनों का ऑप्शन खरीदिए, नो डाउट प्रीमियम कम होगी तो आप दूर का ऑप्शन बेच दीजिए ताकि प्रीमियम कम हो तो उसका नुकसान आपको कम हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा कॉल ऑप्शन खरीदें, ठीक है, और सामने का ऊपर का एक कॉल बेच दे तो आपके लिए रिस्क कम हो जाए। तीसरा तरीका ये कि आप फ्यूचर खरीदिए सीधा, ताकि आपको अपसाइड पूरी मिले, और जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है उसका पुट खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 17,000 के आसपास आप फ्यूचर खरीद रहे हैं, 16,800 का पुट ले लीजिए। समझ गया। आपकी हेजिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया। तो अगर नीचे आता है तो आपके पास पुट है। बैंक निफ्टी 39,500 पे खरीद रहे हैं, 39,000 का पुट ले लिया, ये तीसरा तरीका है। और चौथा, परमवीर, शूरवीर, बहादुर लोगों के लिए सीधा फ्यूचर्स खरीदने की राय, स्टॉप लॉस 16,800 और 39,000 क्लोजिंग बेसिस। जो तरीका आपको ठीक लगे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो आप ट्रेड कर सकते हैं। और शॉर्ट साइड पर है तो सिमिलर वही है कि आप 17,250 का आपने कॉल ले लिया शॉर्ट करके, ताकि अगर इसके ऊपर निकले तो आपकी रिस्क नहीं है।
40,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया ताकि इसके ऊपर निकले तो आपकी रिस्क हेज हो जाए। हेजिंग आप अपनी रखना चाहें रख लीजिए। अगर 1% का नुकसान आपको ज़्यादा लगता है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए 400-500 पॉइंट ज़्यादा होता है कि हम इतना नहीं ले सकते। अगर आपको 400-500 पॉइंट ज़्यादा लगता है तो फिर आप आराम से हेजिंग करके करिए। लेकिन एक बड़ा ट्रेड लेने का टाइम आ रहा है, अपने कन्विक्शन से लीजिए, आपको जो ठीक लगे। जरूरी नहीं कि अगर मैं तेजी बोल रहा हूँ तो आपको तेजी का ही लेना है। किसी को लगता है नहीं यार ये तो खराब भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, खराब भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो होगा तो स्क्रीन पे दिखेगा, लेवल आपका, डायरेक्शन आपका, लेकिन एक बड़ा ट्रेड आपको इस वक्त ज़रूर लेना चाहिए, ये मेरी राय है। ट्रेड ज़रूर ले। अगर मनी नहीं है कि भाई मैं तो मनी नहीं बना पा रहा हूँ, तेजी क्या होगी मंदी क्या होगी, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आराम से मार्केट देखना ज़्यादा ठीक है। समझ गया, ठीक है। एक ये तो आपने समझा दिया कि रेंज से बाहर आने की तैयारी है और बड़ी मूव आएगी रेंज से बाहर, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा लॉन्ग की तरफ या पॉजिटिव की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि दीप देखिए, एक तो इतनी बुरी खबरें आने के बावजूद भी बाजार को जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। Right. आपने मतलब फरवरी मार्च में क्या क्या नहीं देख लिया। अदानी के केस आ गए आपके, उसमें बड़ा आप गिर सकते थे। ग्लोबली आप देखो, बैंक उड़ गए, ठीक है। यही एसटीटी और डेट म्यूचुअल फंड की खबर अगर बजट के दिन आ जाती है तो मार्केट उसी दिन बैंड बज जाती है, हो जाता। सारी चीज़ें खराब हो रही है, उसके बावजूद हम घट नहीं रहे। एक चीज़ तो ये कि बुरी खबरों के बावजूद घट नहीं रहे, तो पहला कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस ये आता है कि एफआईएस के पास भी बेचने को बहुत ज़्यादा अब जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, लेकिन इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पर चल रही है, करेक्ट। आप देखिए पूरे महीने, मार्च के पूरे महीने के आप कैश मार्केट के डेटा निकाल के देखिए एफआईएस के, एक दो दिन जो बड़ी ब्लॉक डील को छोड़ दो, सारे दिन लोकल फंड की खरीदारी एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा है। यस सर, 100%। लोकल फंड की खरीद, ये पॉइंट अननोटिस जा रहा है। और आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ नहीं रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसके रीजन है ना, ट्रेडर्स हैं कि एफआईएस से ज्यादा तो लोकल फंड खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रेडर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ट्रेडर का कंट्रीब्यूशन होता तो शायद आप निफ्टी को इस वक्त 17,500 17,700 की 800 की रेंज में देखते थे, तो उस रेंज तक पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक अब वो टाइम आ रहा है जब आपकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर बेचने के लिए थोड़ा सा रुक रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आज का आज ये स्टडी से बढ़ जाए, कल का कल बढ़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा दीप, जिसको लगता है कि उसके विचार मेरे विचार से मिलते हैं, वो तेजी की तरफ ट्रेड करे। जिसको मेरे विचार और उनके विचार मिलते हुए नहीं दिखते, वो मंदी का ट्रेड ले। हाँ, लेकिन ले जरूर, ट्रेड जरूर ले। अगले 7-8-10 दिनों के लिए आपको ट्रेड जरूर लेना है। 3 से 5% के मूव को टारगेट करके लेना है, क्योंकि अगर 16,800 के नीचे गए ना दीप, तो 16,200 16,000 भी आएगा, तो वो 700 600 800 पॉइंट आपको छोड़ने नहीं है। और 17,200 250 को पार करके टिक गए तो आपके लिए 17,800 18,000 भी आएगा। समझ गया। तो वो भी छोड़ना नहीं है। अब अगर छोड़ेंगे तो फिर तो बड़ा मूव छोड़ेंगे तो फिर बड़ी कमाई ट्रेडिंग करके आप कर भी नहीं सकते। जब बड़े मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा हो, वो मूव आपको छोड़ना नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, इसलिए तैयारी करिए। सो आई थिंक बाकी सारे फैक्टर्स, आपने अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है कि बुरी खबरों पर रिएक्शन नहीं देना, फ्लोस का थोड़ा बेहतर होना, हल्के बाजार। अच्छा, आज एक चीज़ बताऊं, इतना मैं अच्छे से डिटेल निकाल कर सब कह रहा हूँ, मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, कम है। मैं वही पूछने वाला था कि नहीं है, और ये अच्छी बात है। ये एक संकेत है जो आपने पहले बताया। मार्च है, अप्रैल में देखेंगे, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, 3-4 महीने से ऐसे ही पड़ा है, 6 महीने से पैसे नहीं। ये माइंडसेट और गलत नहीं है, और ये माइंडसेट होती है, भरोसा कम होता है मार्केट पे, मूव पे भरोसा कम होता है, तभी तो बाजार बढ़ता है। अब 300 400 500 पॉइंट बढ़ने के बाद सबका मूड बनने लगेगा। हाँ, जैसे 400-500 पॉइंट घटने के बाद हम भी बोलेंगे कि 16,000 16,200 आ रहा है, हम भी बोलेंगे। तो आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग, लेकिन मैं लेवल से ट्रेड करूँ। अगर 16,800 नीचे जाएगा, मैं खुद बोल दूंगा गलत डायरेक्शन में ट्रेड था, थैंक यू। 17,200 250 के ऊपर अगर निकलता है, आप बड़ी रेंज के, बस ये ट्रेड। बट बड़ी मूव के लिए बाजार, बड़ी मूव के लिए एक ट्रेड आपको जो डायरेक्शन में आपको पसंद आए करना जरूर चाहिए। चलिए, तो बड़ी मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अनिल जी का व्यू है पॉजिटिव, यहाँ से आपको एक अच्छी अपसाइड मूव बाजार दिखा सकता है। आप डेटा की बात करें, कल देखो एफआईएस के डेटा 900 करोड़ के कैश में बिकवाली है, 3250 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, जबरदस्त, और 1600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी। तो अब धीमे धीमे और लंबे समय बाद इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13% से 17% पर आई है, बढ़कर आई है। नहीं तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगातार घट रही है। तो कल
कि हो भी सकता है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ा शॉर्ट काट सकते हैं, लेकिन बिकवाली का प्रेशर तो कम हो रहा है और लोकल फंड्स ने अपनी खरीदारी का जो स्पीड है उसे घटाया नहीं, 1800 करोड़ का खरीदा है कल भी। तो आई थिंक फ्लोज है ना, समझने चाहिए कि थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बेहतर हो रहे हैं बिल्कुल, और पूरे मार्च में आप कह रहे हैं कि हाँ, अच्छे रहे हैं। और ग्लोबल सपोर्ट इससे ज़्यादा आप उम्मीद करते हो तो करिए भी मत, ये मिल रहा है इसको एंजॉय कर लीजिए, इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई दूसरा मार्केट ट्रेड कीजिए। यस करेक्ट सर, वो तो बात सही है। चलिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज है न्यूट्रल, डीआईज है पॉजिटिव, एफएनओ है न्यूट्रल, सेंटिमेंट है न्यूट्रल और ट्रेंड अभी नेगेटिव, बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आइए निफ्टी के लिए एक ही स्ट्रॉन्ग जोन है, कल भी एक ही दिया था, आज भी एक ही दूंगा, 16,850 16,950 मजबूत खरीदारी की जगह, और इस रेंज में आए तो बिना किसी के इनविटेशन का इंतजार किए आपको खरीदना है। कल भी यही दिया था 16,825 16,925, कल 25 पॉइंट नीचे था दीप, चूंकि आपने 40 पॉइंट ऊपर बंद किया तो मैंने 25 पॉइंट रेंज ऊपर कर दिए, और कल 16,918 का लो बना था, इस रेंज से ही घुमाए, और आज भी अगर इस रेंज में आएगा तो पक्का लेना है। आप गलत जाओ सही जाओ सेकेंडरी है, एक्शन लोगे तो गलत सही जाओगे, और एक्शन लेने पर गलत सही जाने पर आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसको मिस किए बगैर आपको ट्रेड करना है। ऊपर 17,050 17,100, कल की भी यही पहली रेंज थी, यहीं से घूमे हम 17,091 का हाई बनाकर, उसके ऊपर 17,150 17,225 प्रॉफिट बुकिंग की जगह है। आज मैं इस रेंज को पार करने की भी उम्मीद, पॉजिटिव बायस होने का मतलब ये नहीं कि आज ही 17,500 हो जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 17,200 225 पार करने में अभी भी पसीना आएगा, वहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जिस दिन पार होगा उस दिन देखेंगे, ओके, आज नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा नहीं है। आज तो आपको सोच रहे, और ऐसा नहीं कि आज नहीं लिया तो ट्रेड, आज कल एक दो दिन में मार्केट कभी भी मौका देगा आपको। हो सकता है अगर समझो आपका व्यू शॉर्ट साइड पे है तो हो सकता है आपको 17,150 17,200 मिले, वहां आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी रिस्क और कम हो गई। समझो आपका लेने का मन है, 16,950 16,900 850 के आसपास मौका मिला, वहां लोगे तो रिस्क और कम हो गई। सो आप एंट्री पॉइंट पर पहले व्यू बना लें कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है, फिर एंट्री पॉइंट डिसाइड करें, और एंट्री पॉइंट मिले तब कर लीजिए, ताकि आपकी रिस्क जो 200 पॉइंट की है घटकर 100 पॉइंट की रह जाए तो और अच्छा। बिल्कुल, तो आप ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, ज़्यादा कन्विक्शन से ले सकते हैं। उस समय डर लगेगा कि नीचे आ रहा है और ये तो गया, इसका मतलब रेंज तोड़ेगा, हो भी सकता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन से ट्रेड लेना है। करेक्ट। बैंक निफ्टी, अब आइए बैंक निफ्टी 39,150 39,275, ये आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना है कम, फिर भी नोट करके रखें। 38,900 39,050 100% पक्का खरीदारी की बढ़िया जगह। ऊपर 39,700 39,825 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, 39,900 से लेकर 40,075 की वो रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली और शॉर्ट सब कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट भी इस रेंज में, भले हम तेजी की बात करें लेकिन इस रेंज में शॉर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये डे ट्रेड्स के लिए है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप तो उस समय तो ये बोल रहे थे, डे ट्रेड जो स्ट्रेटेजी है ये डे ट्रेड्स के लिए है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के ट्रेड के लिए। जो व्यू होता है वो थोड़ा पोजिशनल होता है, तो आज का जो व्यू है वो पोजिशनल है। ये जो लेवल्स हैं डे ट्रेड के लिए आज से। आइए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर चुके हैं, पुट कॉल रेशियो वगैरह पर बाजार हल्के ही, कोई चिंता की खास बात है नहीं। ठीक है। स्टॉप लॉसेस दो तरीका है, एक 16,800 का स्टॉप लॉस रखें, डे ट्रेडर्स भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। जिनको छोटा रखना है वो 16,845 का, हमने 16,945 का लोएस्ट क्लोज देखा था, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि 16,950 के नीचे बंद हो तो आप चाहें तो कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अब जब हम बड़े ट्रेड की बात कर ही रहे हैं तो 200 पॉइंट के रिस्क के साथ स्टॉप लॉस रखें 16,800 का, और बैंक निफ्टी पर भी वही 39,000 का स्टॉप लॉस रखें। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे वो 39,250 का भी रख सकते हैं। दीप, कल भी हमने 39,250 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस दिए थे जो ट्रिगर नहीं हुए। तो अगर जिनको छोटा रखना है 39,250 रखें, और जिनको बड़ा रखना है 39,000 का रख लीजिए। शॉर्ट साइड पर 17,285 आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको छोटा रखना है इंट्राडे 17,100 रखें और क्लोजिंग 17,150 रखें। आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट चाहें तो कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पर 40,000 का है इंट्राडे, और क्लोजिंग 39,700 का है। जिनको बड़ा रखना है वो 40,000 का भी रख सकता है। अपने हिसाब से स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस। इवन राउंड फिगर निकल कर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, फॉलो करिए उसको। अब नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 16,800 की स्टॉप लॉस के साथ। छोटा करना है तो 16,900 कर लीजिए, और 17,045 17,065 दो छोटे टारगेट हैं। 17,090 और 17,150 दो मीडियम टारगेट हैं, और 17,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 5 ही टारगेट है दीप, काफ़ी है।
जो लोग बेचना चाहते हैं 17,100 से मूड बनाए, कल का हाई वहीं था, उसके आसपास 17,150 17,200 तो बहुत बढ़िया लेवल है जहाँ पर बेचना ही चाहिए। 17,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो बनेंगे बिकवाली के लिए वो पहला टारगेट होगा 17,075 का, दूसरा 17,050, इसके ठीक नीचे 17,015 16,950 दो मीडियम टारगेट है, 16,950 16,925 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी सर खरीदें 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 17,000 के पार होने के बाद स्टॉप लॉस को हम खींचकर 16,900 पर ले आएंगे। उप्स, मैं बैंक निफ्टी बोल रहा है, मैं निफ्टी बोल गया। बैंक निफ्टी 39,250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट जो बनेंगे 39,550 और 600 दो छोटे टारगेट है, 39,700 750 दो मीडियम टारगेट है, 39,825 39,900 और 40,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है ऊपर में आपको खरीदारी। ओके, जो लोग बेचना चाहते हैं 39,825 से 40,000 की रेंज में आप बेचें। 700 775 के रेंज में चेक कर सकते हैं कि बेचना है नहीं बेचना, उस समय देख लीजिए। कल का आई 700 का है, 700 775 पहली रेंज बनती है बेचने की, लेकिन वहाँ पर मूड माहौल देखकर बेचें। 825 से 900 की रेंज में बेचेंगे तो सेफ है आप, वहाँ चिंता नहीं है। स्टॉप लॉस 40,200 का स्ट्रिक्ट होगा आपके लिए और नीचे के टारगेट जो बनेंगे 39,700 और 39,625 और 550 तीन छोटे टारगेट है, 39,500 425 दो मीडियम टारगेट, 39,375 और 39,300 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बैंक निफ्टी में बिकवाली। और ये सारे के सारे लेवल स्पोर्ट लेवल है, कैश के नहीं, ये ध्यान में रखिए। गॉट इट सर। चलिए, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से? इंपॉर्टेंट लेवल वायदा कारोबार के लिहाज से 17,000 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 17,000 के पुट पर 1,22,00,000 शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लगभग वहीं बंद हुए हैं। 17,000 के कॉल्स पर 1,04,00,000 शेयर हैं। 17,100 पार होने के बाद 17,000 का कॉल रेटर थोड़ा फील करेगा कि मैं शॉर्ट गलत कर गया, वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होगी। इनिशियली 16,900 17,100 आपकी रेंज है, 16,100 के ऊपर और तेजी बढ़ेगी, 16,900 के ऊपर कमजोरी बढ़ेगी और 17,000 मेक और ब्रेक लेवल। बैंक निफ्टी सिमिलरली 39,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 39,500 के पुट पर 37,00,000 शेयर है, कॉल्स पर 43,00,000 शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है। ये है आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल, दोनों नीचे 39,000 ऊपर 40,000 इस रेंज में है, ये देख सकते हैं। सिंपल। गॉट इट सर। बैन लिस्ट पर भी अपडेट बता दूं, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये दोनों बैन से बाहर निकल आ रहे हैं, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले बैन लिस्ट पूरी खाली है आपके लिए। आइए फिर आज की खबरें और बाकी स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस। वरुण, साथ ही कुशल, नुपुर और आशीष हैं तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज? मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो वेदांता पे नज़र रखेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक है, डिविडेंड बड़ा आएगा, हिंदुस्तान जिंक से बड़ा मिला था, लेट्स सी कितना आता है, तो वहाँ पे आप नज़र रखेगा। दूसरा पीएनबी हाउसिंग, बोर्ड बैठक में राइट इशू की जो टर्म्स है और साथ ही साथ फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा एनएचपीसी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पे ये भी विचार करेंगे। साथ ही साथ आईएफसीआई पे नज़र रखेगा, सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं जिसके लिए बोर्ड की बैठक जो है वो यहाँ पे रखी गई है। और अडानी ग्रीन एनर्जी पे नज़र रखेगा क्योंकि आज से लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के दूसरे चरण में चला जाएगा, तो जो सर्वेलेंस है वो और भी बढ़ जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी पे, तो थोड़े टर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। खबरों में कल्याण ज्वेलर्स पे नज़र रखेगा, ब्लॉक डील हो सकती है, वॉबक पिंकर्स जो है इसमें 2.5% हिस्सेदारी बेच सकता है, 2.62 करोड़ शेयर जो है बेचे जाएंगे, डील साइज 288 करोड़ का है, फ्लोर प्राइस 110 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 7.4% के आसपास के डिस्काउंट पे ये है। और वर्लपूल, यहाँ पे जून सीरीज से ये स्टॉक जो है एफएनओ से बाहर हो जाएगा, तो इसके चलते इस स्टॉक पे भी आप रखेगा ना सर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वर्लपूल एफएनओ से बाहर जाने की तैयारी में है। मॉर्निंग कुशल, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं हम? मॉर्निंग दीपक, खबरों में आदित्य बिरला कैपिटल फोकस में रहेगा। यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी 50% हिस्सेदारी ये होल्ड करते हैं। ये बेचने वाले हैं एडमी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। एंटरप्राइज वैल्यू आप देखिए तो 455 करोड़ रुपए की है। पेटीएम, यहाँ पर एनपीसीआई ने जो अनाउंसमेंट की है कि वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी अब हो सकती है, उससे पेटीएम को बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि पेटीएम वॉलेट अब अन्य सभी वॉलेट्स के साथ इंटर ऑपरेबल हो जाएगा और अन्य एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म पर पेमेंट से कंपनी को लगभग
1.1% का इंटरचेंज रेवेन्यू भी मिलेगा। पीएनसी इंफ्राटेक यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्रालय से 819 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर घोषित हुआ है। प्रोजेक्ट को 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए ये प्रोजेक्ट है। आशियाना हाउसिंग फाइनेंस 197 करोड़ के में इन्होंने जमीन खरीद के लिए जो है ये H1 बिडर घोषित हुए हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, और ये कंपनी ने ई नीलामी के जरिए ज़मीन खरीदने के लिए बोली लगाई थी। साथ ही SJVN पर फोकस रखिए। कंपनी को जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उनसे ग्रीन फाइनेंसिंग मिलती हुई दिखी है। 915 करोड़ रुपए की ये कुल ग्रीन फाइनेंसिंग है। 2030 तक ये 25 गीगावाट पावर क्षमता प्राप्त करने का इनका टारगेट है इस चीज़ के तहत, और आधा इसमें सोलर रहेगा और आधा विंड पावर के जरिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और अंत में कैरेसिल, यहाँ पर कंपनी ने करन जो है करन कंपनी USA की, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट है किचन सिंक की सप्लाई के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप देखें तो 550 करोड़ रुपए की है। तो इस वजह से कैरेसिल भी फोकस में रहेगा। ओके, बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ डील विंस है, कुछ ऑर्डर विंस भी हैं उसमें। नूपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लेमन ट्री के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे केरल में कंपनी ने एक नया होटल शुरू किया है। 42 कमरों का ये होटल है। केरल स्टेट में देखेंगे तो 5वां होटल है ये लेमन ट्री के लिए। तो पॉजिटिव न्यूज़ आते देखिए कंपनी के लिए ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट से कंपनी के खिलाफ जो सिविल सूट था उसे अब खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने इसका ऑलरेडी कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रोविजन बनाया था करीबन 16.5 करोड़ का, वो अब नहीं होगा तो उसे बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी आज फोकस में रहने वाला है। इमामी, जहाँ पे बायबैक पर अपडेट आता दिखा है। 12 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट है। बायबैक 13 अप्रैल से शुरू होगा, 19 जुलाई को बंद हो जाएगा। ओपन मार्केट के थ्रू ये बायबैक की प्रक्रिया की जाएगी। 450 रुपये का भाव है और 186 करोड़ बायबैक की साइज है। अदानी पोर्ट्स भी आज फोकस में, जहां पे इजराइल के विरोध प्रदर्शन के कारण हाइफा पोर्ट का काम रोक दिया गया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आती दिखी है, जहां पे अदानी ने ACC अंबुजा का जो लोन है उसके भुगतान के लिए समय मांगा है। न्यूज़ रिपोर्ट से खबर आती दिख रही है। जो पिछले साल करीबन $4 अरब का कंपनी ने जो लोन लिया था उसके टर्म्स पे रीनेगोशिएट करे। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले वापस है। और लास्ट में टाटा मोटर्स, जहाँ पे रिपोर्ट्स ये बता रही है कि जंडाली ने ई कमर्शियल व्हीकल की 5000 यूनिट्स के लिए टाटा मोटर्स के साथ करार किया। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए, तो ये स्टॉक पे भी आज रखनी है नजर। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज खबरों का एक्शन मिलेगा, बट उतने ही स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स का भी एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की टॉप रिपोर्ट्स पहले। गुड मॉर्निंग दिवांशु। एबी कैपिटल यहाँ पर नजर रखेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 146 की क्लोजिंग है। 163 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया, और मान रहे कि ब्रोकिंग आर्म जो है उन्होंने करीब 60% के डिस्काउंट पर बेचा है। आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक में भी लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। यहाँ पर देखिए पहले अंडरवेट की राय दिया करते थे, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है उन्होंने 597 से घटाकर 484 कर दिया है। यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है, क्योंकि 492 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि 20% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में भी काफ़ी करीब 9 से लेकर 25% की बड़ी कटौती की है। लेकिन एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि लगातार इतनी गिरावट आ गई है तो लिमिटेड डाउन साइड ट्रिगर है, तो यहाँ पर भी आप फोकस रखेंगे। पेटीएम यहाँ पर नजर रखनी है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 621 की क्लोजिंग है, 695 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इंडियन होटल्स पर UBS की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। 400 रुपये का लक्ष्य दिया है, 305 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि Q3 अच्छा होता है, Q4 में भी बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री काफी अच्छे पॉइंट पर है, तो यहाँ पर रखेंगे नजर। अंबुजा सीमेंट्स, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 370 की क्लोजिंग, 380 का टारगेट। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 490 रुपये के लक्ष्य के लिए। मान रहे की कैपेसिटी में जिस प्रकार से बढ़त आ रही है, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो नहीं कुछ टॉप रिपोर्ट्स, और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष? दीपांशु, डालमिया भारत CLSC की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। करीब 1870 की क्लोजिंग है, 2170 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया है। सिटी पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है,
2050 का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जेफरीज भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2310 के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1103 की क्लोजिंग, 1120 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। मान रहे टफ मैक्रोस के चलते चैलेंजेस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेस्ले पर सीएलए से बिकवाली की राय दे रहे और लक्ष्य इन्होंने 18,900 से घटाकर 18,320 कर दिया है, 18,891 की क्लोजिंग है। सन फार्मा पर लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज भी जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1200 के लक्ष्य के लिए, 983 की क्लोजिंग है। और अंत में एलएनटी जहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,827 के लक्ष्य के लिए, 2,154 की क्लोजिंग है। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, आज दिखेगा एक्शन भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। हमेशा शॉर्ट में पिक ऑफ द डे बताने वाले बंसल जी के साथ करेंगे शुरुआत। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इस चीज पे तो मेरे ऑब्जेक्शन अनिल जी और ऑब्जेक्शन को आप वो क्या कहते हैं, ओवर रूल नहीं कर सकते अनिल जी। ये तो आपने जब शुरू में हाईलाइट करा था कि शॉर्ट में बोलते हैं, अब तो इतना इन डिटेल बोलता हूँ अनिल जी, इससे ज्यादा बोलूंगा तो फिर 5 मिनट लगेंगे। तो फुल इन डिटेल अनिल जी बोलता हूँ। तो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर, जिसको मैं भूल गया अनिल जी किसी जमाने में क्या बोला करता था। इतनी बार करेक्शन हुई, अब मैं खुद भूल गया क्या ठीक है क्या गलत है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जीसीपीएल पर खरीदारी की राय है 940, 940 का स्टॉप लॉस है, 1000 का टारगेट है और ये है मेरा पिक ऑफ द डे। वही बता रहा था कि पिक ऑफ द डे के बारे में आप कम बोलते हैं, बाकी सारी चीजें आप बताते हैं, पिक ऑफ द डे के बारे में खाली स्टॉप लॉस टारगेट बोल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कम बोलने वाले और तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हिमांशु जी की तरफ भी बढ़ते हैं आगे। हिमांशु जी, सुप्रभात। कुछ समय पहले इनकी दाढ़ी गायब थी, अब मूछें गायब और अब सर के बाल भी काफ़ी हाफ में मार्क तक पहुंच चुके हैं। तो बधाई, आपकी प्रगति पर हमें बड़ा गर्व है। बहुत ही तेज़ी से आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बधाई आपको। बताइए सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। अनिल जी, मैंने केश दान किए हैं ये बुल देवता को खुश करने के लिए और मेरा मानना है कि आपके जन्मदिन तक हम इस दर्द भरे जो समय है इससे इजाद पा चुके होंगे और अगली गोल्डन की शुरुआत कर चुके होंगे। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, अच्छे काम के लिए आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया, बधाई हो आपको। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। हमने देखा कि चंबल फर्टिलाइजर में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटी और उसी तरह से एक वीक चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है जीएनएफसी का, जहां पर एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट कल के सेशन में टूटती हुई नजर आई और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो जीएनएफसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, लगभग 500 रुपए के आसपास का क्लोज है। तो 504 505 के आसपास अगर कोई उछाल मिलता है तो वहां पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी 512 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा मानना है कि 480 482 रुपए तक के टारगेट्स जीएनएफसी में लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो जीएनएफसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय जीएनएफसी के फ्यूचर्स में आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। अविनाश जी भी हमारे साथ तैयार है। आमतौर पर 2 पिक ऑफ द डे आती है अविनाश सर की तरफ से, एक एफएनओ की और एक कैश मार्केट की। सर, आज भी वही कॉम्बिनेशन है या कुछ अलग? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी दोनों एफएनओ के काउंटर्स है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है जो एक्टिव है, पहला स्टॉक महानगर गैस रहेगा, क्योंकि अप्रैल से नया गैस का प्राइसिंग इंप्लीमेंट होने वाला है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बेनिफिट सारे गैस कंपनीज को मिलेंगी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती हैं। प्लस सेलिंग प्राइस भी बढ़ाने की यहाँ पे जो किरित पारिक कमेटी ने जो सजेशंस दिए हैं वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बहुत समय तक ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि रशिया यूक्रेन का मामला हुआ था, तभी नेचुरल गैस की कीमतें बहुत बढ़ी थी। तो ये पॉलिसी अगर आती है तो जिस प्रकार से अभी ऑटो मार्केट चल रहा है, स्पेशली सीएनजी को लेके, यहाँ पे रेसिडेंशियल फिर रेस्टोरेंट्स जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ पे भी पीएनजी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी खरीदने लायक जरूर बनता है। करीबन 1100 का हमारा टारगेट है अगले 12 महीने के लिए। और दूसरा स्टॉक जो बैंकिंग का दिग्गज है, सरकारी बैंक है, जो एसबीआई है, हमको लग रहा है अनिल जी बहुत ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स अभी मार्च के क्वार्टर में आएंगे और प्लस आने वाले साल में जो क्रेडिट ग्रोथ और जो रिटेल बुक का एक्सपेंशन की बातें बैंक कर रहा है, प्लस योनो जो ऐप है उनका, यहाँ पे भी बातें चल रही कि शायद ही ये मोनेटाइज होगा। प्लस सारे बिजनेसेस, एसबीआई कार्ड ले लीजिए, एसबीआई लाइफ, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, सारा बिजनेस अच्छी ट्रैक पे है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
अगर कोई 12-15 महीने का व्यू रखता है तो करीबन 600 रुपये का टारगेट एसबीआई में भी पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली दोनों ऐसे शेयर्स है जो ऐसे बाजार में आपको खरीदने चाहिए। हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, पर मेरे ख्याल से कम 12-15 महीने का व्यू आप रखते हो तो दोनों शेयर्स में अच्छी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, दोनों शेयर्स में अच्छी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। दो दिग्गज एमजीएल और एसबीआई, यहाँ पर करें आप खरीदारी। अविनाश जी, आपने एसबीआई की बात करी, इनके पेमेंट वॉलेट की बात करी, तो पेटीएम के लिए बढ़िया खबर आती हुई दिखी है सर। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से पहले तो वॉलेट्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी की परमिशन दे दी है और उसके बाद चार्जेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बेसिकली पेटीएम के वॉलेट अब बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होगा, इनके यूजर्स बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे एग्रीगेटर से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर पेटीएम को 1.1% का इंटरचेंज रेवेन्यू भी मिलने वाला है। कैसे देखना है सर ये खबर पेटीएम के लिए? लिस्टेड स्पेस में तो अभी फिलहाल यही है, एक प्योर प्ले विकल्प। कैसे देखें सर इस खबर को? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेटीएम को काफी फायदा होगा क्योंकि ये जो है ये 1.1% जो रेवेन्यू मिलेगा, ये डेफिनेटली जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि पेटीएम को ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ाने की मदद मिलेगी और ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है इनके लिए भी डेफिनेटली अच्छी बात है क्योंकि इनको भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली अभी काफी क्लैरिटी आ गई है, बहुत समय से ये रेगुलेशन मार्केट अवेट कर रहा था। तो पेटीएम तो डेफिनेटली आज के सत्र में एक अच्छा बाउंस आपको दिखा सकता है क्योंकि डेफिनेटली ये जो इंटर ऑपरेटिंग जो वॉलेट्स का जो किया है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कम से कम इस क्वार्टर में नहीं, मार्च के क्वार्टर में नहीं, बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में डेफिनेटली आपको रेवेन्यू ग्रोथ इस रेवेन्यू स्ट्रीम से अच्छी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव स्टांस है। कितना स्केलेबल होता है, कितनी अपॉर्चुनिटी बड़ी है, वो मेरे ख्याल से एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री आती है तो उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए, बड़ी खबर आई है पेटीएम के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने 695 का टारगेट भी दिया हुआ है। काफ़ी समय से अनिल जी से भी बात चली रही है पेटीएम पर और 450 के आसपास अनिल जी ने भी कहा था कि अब ये बेचने का लेवल नहीं है, खरीदने का ही लेवल आ रहा है। बिल्कुल, और अच्छी खबरें आना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमारा व्यू क्लियर था कि 450 के आसपास जो लो बनाया है एग्जैक्टली वो आसानी से टूटेगा नहीं। 535 540 के आसपास इसका बाईबैक का ऐलान हुआ था। यस, और आप देखिए 625 है, ये धीरे धीरे करके वापस से आपको अच्छी ऊंचाई ऊपर जाता हुआ दिखेगा। टारगेट देना उचित नहीं है, होल्ड करना उचित है। टारगेट समय का रखें प्राइस के बजाय। मुझे थोड़े समय होल्ड करना है। गॉट इट। तो क्योंकि क्या है कि मार्केट के मूड माहौल के साथ इस तरह के शेयरों में खबरें बहुत आती है, अच्छी भी बुरी भी, तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको समय देना है इस स्टॉक को, तो ये आपको थोड़ा पैसा बनाकर जरूर देगा होल्ड करने की। सारे नए ज़माने के स्टॉक्स पे, चाहे वो पेटीएम हो, पीबी फिनटेक हो, पॉलिसी बाजार, जोमेटो हो, हमारा व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, जब भी पैनिक दिखे आपको ये ले रहा है, इन लेवल्स पे बेच के नहीं निकलना है। इतने समय तक आपने सेका है इन्हें, नुकसान देखा है, तो अब बेचे ना इन लेवल्स पर। ओके, अब बेचना नहीं है इन लेवल्स पर, ये क्लियर हो गया है। पेटीएम बड़ी खबर है, आज देखते हैं स्टॉक पर रिएक्शन भी आपको कैसा आते हुए दिखेगा। एबी कैपिटल, इस पर भी रखनी है नज़र। कल क्लोजिंग में इसकी हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा अनयूजुअल मूवमेंट भी दिखा रहा था। खबर भी आई है इनकी जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स की सब्सिडरी है उसमें पूरी हिस्सेदारी बेचने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। समारा कैपिटल को करीब 455 करोड़ में ये बेचा जाएगा। अविनाश जी की भी इस पर राय लेंगे, उससे पहले एक बार चार्ट चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी, कल स्पाइक करके डेज हाई पर बंद हुआ था एबी कैपिटल, अब खबर के बाद रिएक्शन आज आएगा, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर और सेटअप एबी कैपिटल का काफी पॉजिटिव है। कल से पहले वो जो डेट म्यूचुअल फंड की न्यूज आई थी उसके चलते थोड़ा सा एक शार्प नॉक स्टॉक में जरूर देखने को मिला था, लेकिन ब्रॉडली स्टॉक एक अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। और मुझे लगता है कि ब्रॉड अगर मैं पैटर्न देखता हूं तो 140 160 का एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन है, जिसमें से इवेंचुअली एक अपसाइड का ब्रेकआउट एबी कैपिटल में विद टाइम देखने को मिलेगा। जहां तक आज के लेवल्स का सवाल है, मुझे लगता है 142 143 ये एक स्टॉप लॉस और एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तेजी की पोजीशंस के लिए। 148 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो 152 153 रुपए तक का मूव इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। यह है आपके लिए एबी कैपिटल, जहां पर आपको रखनी है नजर। अविनाश जी, एबी कैपिटल, इस पर भी राय दें। इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म बेच रहा है 455 करोड़ रुपए में। मैं बिल्कुल दीपांशु, देखिए डेफिनेटली ये ईपीएस एक्रेटिव वाला डील होगी और मुझे लग रहा है अच्छा वैल्यूएशन इनको मिल रहा है।
कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी खबर थी कि इनका दूसरे बिजनेसेस की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि देखिए ये शुरुआत है और काफी समय के बाद ये स्टॉक चला है, तो डेफिनेटली इस न्यूज़ से मार्केट को काफ़ी अच्छा लगेगा कि कैश फ्लो और सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और ऑब्वियसली इसका बिजनेस और थोड़ा सा ये फोकस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली नियर टर्म में तो स्टॉक को पॉजिटिवली आज रिएक्ट करना चाहिए इस न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपके लिए एबी कैपिटल। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आएगा। एक और काउंटर जहां पर आपको मूवमेंट आज एक्सपेक्ट करना चाहिए, खबर का ट्रिगर भी है, वो है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। वॉबर्ग पिंकस करीब 2.5% हिस्सा बेच सकता है इस काउंटर में। ये आपके लिए आ रहा है 110 का फ्लोर प्राइस है। कल से अगर आज के प्राइस में देखें तो करीब 7.5% का डिस्काउंट यहाँ पर होगा। ऑलमोस्ट 300 करोड़ की डील है। कल्याण ज्वेलर्स बंसी जी जरा एक बार देखें इसको, कल 2% ऊपर भी बंद हुआ है। 110 का फ्लोर प्राइस है आज की ब्लॉक डील के लिए। दिवांशु, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है और फ्लोर प्राइस के आसपास ही अगर आप देखें तो 105 से लेकर 107 एक अहम सपोर्ट जोन है। तो फ्लोर प्राइस के आसपास दिवांशु आता है तो खरीदारी की राय है और टेक्निकली ऊपर में 120 एक हर्डल है। 120 के ऊपर निकलेगा तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, तो इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। जब भी 120 के ऊपर निकले तो ब्रेकआउट के नजरिए से मोमेंटम के लिए खरीदे। और नीचे में 105 107 एक सपोर्ट है, नीचे 110 रुपए के अराउंड आता है फ्लोर प्राइस के अराउंड, तो उन स्तरों के अराउंड भी खरीदारी की राय होगी। ओके, ये है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। अविनाश जी ट्रैक करते हैं सर इस काउंटर को। ब्लॉक डील होगी, अगर 110 के आसपास फ्लोर प्राइस के आसपास मिले तो निवेश के लिए अच्छा मौका है। क्या व्यू रखते हैं सर इस पे? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट में इन्होंने बहुत काम किया है, पैन इंडिया कवरेज भी है और मेरे ख्याल से काफी समय के बाद स्टॉक ने एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा है। ये ब्लॉक डील के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसे डील होते हैं तभी स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को लंबा नजरिया रहना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेश का मौका बन सकता है। हालांकि इसको हम डायरेक्टली टाइटन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट है और जिस प्रकार से ब्रांडेड ज्वेलरी मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है और इनका ब्रांडेड प्रेजेंस जिस प्रकार से ये अभी पेनेट्रेट कर रहे हैं, इनको डेफिनेटली आगे साल 1.5 साल में अच्छा फायदा आना चाहिए। तो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आप एक छोटी पोजीशन जहाँ पे बना सकते हैं। ओके, कल्याण ज्वेलर्स, देखते हैं आज कैसा एक्शन इस काउंटर में भी आपको बनते हुए दिखेगा। वर्लपूल, ये भी इंटरेस्टिंग है, वायदा कारोबार से बाहर होने वाला है। जून सीरीज से वायदा कारोबार से बाहर होगा। 26 में इसका एफएनओ में आखिरी दिन होने वाला है। हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट देखें। बाकी एफएनओ स्टॉक्स के मुकाबले उतना एक्टिव नहीं रहता था ट्रेडर्स रेडार पर, उतना लिक्विड भी नहीं था। वर्लपूल, इसके चार्ट पर कोई राय सर? दीप, कुछ बहुत ज्यादा एक्शन चार्ट पर है नहीं। स्टॉक है 1300 रुपए के आसपास, लेकिन 1200-1250 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है उन लेवल्स के आसपास शायद स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाए। 1200 का सपोर्ट जल्दी से क्रैक नहीं होना चाहिए, तो जिनके पास है होल्ड करें। 1200 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है तो अगर होल्ड करिए, वरना फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। वर्लपूल, देखते हैं आज कैसा एक्शन होगा, बट जा रहा है ये एफएनओ के बाहर। ये आपके लिए खबर भी आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज आपको और मूवमेंट दिख सकता है खबरों के दम पर ही। पीएनसी इंफ्रा, छोटा स्टॉक है कैश मार्केट का, बट L1 बिडर है 819 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए। और अविनाश जी, पीएनसी इंफ्रा, पीएसपी प्रोजेक्ट्स रिसेंटली एनसीसी में बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। जीआर इंफ्रा भी काफी एक्टिव रहा है। ये वापस इंफ्रा की ऑर्डरिंग एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ रही है सर। रोज ही हम देख रहे हैं 2-3 खबरें तो ऑर्डर्स की होती हैं। क्या व्यू रखना है सर इस स्पेस में? आपको क्या पसंद है जिस तरह से ऑर्डर्स की गति बढ़ रही है? नहीं, डेफिनेटली देखिए ऑर्डर का मोमेंटम आने वाले साल में भी काफी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी बड़ा फोकस है। और जो L1 बिडर्स है इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक आती है तो विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू और अर्निंग्स आती है। तो मुझे लग रहा है कि पीएनसी इंफ्रा में आपको और थोड़ी मीडियम टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी ये बताता है कि कम से कम साल 1.5 साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ तो पक्का रहेगा और मार्जिन भी अच्छी खासे इंप्रूव होंगे, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़े से कम हो चुके हैं। तो नेट डेफिनेटली सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए दिस इज डेफिनेटली अ गुड पॉजिटिव साइन। तो अच्छा साइन है। पीएनसी इंफ्रा पर रखिए नजर। हालांकि कल हमने देखा था टुवर्ड्स द एंड एक बड़ा ब्रेकडाउन भी आया, डेज लो पर बंद हुआ था 4.5%, बट एक 819 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए सबसे कम बोली इन्होंने ही लगाई है। आशियाना हाउसिंग, ये इन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, पर वो सबसे ज्यादा बोली इसलिए क्योंकि ये जमीन खरीदने जा रहे हैं। ई नीलामी में ये जमीन खरीदने हैं। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रा कॉर्प की ये जमीन है जहां पर ये खरीदारी करने जा रहे हैं।
हिमांशु जी जरा देखेंगे सर, आशियाना हाउसिंग जमीन खरीद रहे हैं करीब 200 करोड़ रुपए की। दीप, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे रनअप के बाद हमने देखा था कि 2020 के बाद जो वर्टिकल स्टॉक में रैली देखने को मिली थी, उसके बाद हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बाजार में अगर जिस तरह का सपोर्ट स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आया है 135 140 के जोन में, तो मेरे लिए वो पॉजिटिव है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी स्टॉक में कम होती हुई नजर आई है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहें जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं, और फ्रेश खरीदारी भी स्टॉक में की जा सकती है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि 165 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है नियर टर्म में। 165 के पार करने के बाद स्टॉक 180 और फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 200 रुपए तक का भी जाने का पोटेंशियल रखता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 138 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक में बने रहें। ये है आपके लिए राय जहां तक आशियाना हाउसिंग का सवाल है। अदानी पोर्ट्स, बंसल जी जरा इसके चार्ट पर एक बार नजर डालें। ये जो इजराइल में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है उनके नए जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर, वहां पर काफी परेशानी आ रही है और इन्होंने तो रिसेंटली वहां पर हाइफा पोर्ट में हिस्सेदारी भी खरीदी थी, उसको ऑपरेट और मेंटेन भी करते हैं। वहां से अपडेट आ रहा है कि यहां पर फिलहाल कामकाज रुक चुका है जिस तरह से कंट्री में पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है। कल भी कमजोरी था बंसल जी, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट लूजर भी था निफ्टी का। अदानी पोर्ट्स पर क्या रहा है चार्ट्स पर? दीपांशु, चार्ट एक्सट्रीमली वीक है। टेक्निकली स्टॉक नीचे में देखें तो 588 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है, बट मेरी राय पुल बैक पे बिकवाली की होगी। कभी 645 650 के भाव मिले तो अच्छे स्तर है। सेलर और रैली वाला काउंटर है, ट्रेंड खराब है तो उछाल पे बेचें। तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, जरा इस पर भी एक बार राय ले ली जाए। हिमांशु जी इसका चार्ट एक बार देखें। एसीसी अंबुजा की जो डील है उसके बाद अब कर्ज भुगतान के लिए इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा समय मांगा है। पिछले साल करीब $4 बिलियन की जो लोन टर्म्स थे इस एक्विजिशन के जो उन्होंने लिए थे उसको ये रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा अदानी एंटरप्राइजेस पर एक बार राय दें हिमांशु जी। दीप, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जो वाइल्ड मूव्स थे वो कम होते हुए नजर आए हैं और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि 1640 1650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी की कोई पोजीशन बनाई है। जब तक स्टॉक 1640 1650 को होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है कि स्टॉक एट मैक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में जब तक स्टॉक 1850 के ऊपर नहीं निकलता, कोई फ्रेश तेजी या कोई फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो 1650 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो वॉच करना चाहिए। अगर स्टॉक इसके नीचे चलता है तो शायद वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस। देखते हैं, उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना ऑफकोर्स 2 महीने पहले हुआ करता था जब ये क्राइसिस आई थी। ऑलमोस्ट 2 महीने, इनफैक्ट 2 दिन हो चुके हैं जब से वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस पर आई थी।